नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे अदृश्य खतरे की बात करने वाले हैं जिसमें अचानक से दुनिया भर की हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा वायरस जो दशकों पहले खोजा गया था, वो आज फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चूहों से फैलने वाला ये वायरस अचानक एक बहुत बड़े ग्लोबल अलर्ट का कारण बन गया है। अब सवाल यह है कि इतने साल पहले पहचाना गया ये खतरा आज अचानक दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद की उड़ा रहा है। आखिर चल क्या रहा है, आइए डिकोड करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक वायरस जिसे सबसे पहले 1978 में खोजा गया था, वो अचानक 2026 में दुनिया भर के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। मतलब लगभग 50 सालों तक ये बिल्कुल शांत रहा और अब अचानक इंटरनेशनल लेवल पर इसके इतने चर्चे क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब हाल ही में हुई कुछ बहुत ही सीरियस और तेजी से बदलती घटनाओं में छिपा है, जिसने पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी को सच में चौंका कर रख दिया है। हुआ कुछ यूं कि 2026 की शुरुआत में ही साउथ अमेरिका से कुछ ऐसी खबरें आईं जिसने सबको अलर्ट कर दिया। चिली और अर्जेंटीना के ग्रामीण इलाकों में अचानक हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, या जिसे HPS कहते हैं, उसके कई सारे मामले एक साथ सामने आने लगे और ये मामले बहुत ही गंभीर थे। इसकी स्पीड और इंटेंसिटी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने तुरंत एक ऑफिशियल अलर्ट जारी कर दिया। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने इस दशकों पुराने रोगजनक को वापस ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला खड़ा किया। अब इस खतरे को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा इसके बेसिक्स पर जाना होगा। बायोलॉजिकली बात करें तो हंटा वायरस असल में RNA वायरस का एक पूरा परिवार है। और इसका मेन कैरियर कौन है? ये वायरस मुख्य रूप से हिरण चूहों और आम चूहों के अंदर पनपता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ये चूहे इसके नेचुरल होस्ट हैं। मतलब वो इस वायरस को लेकर घूमते तो हैं, पर खुद कभी बीमार नहीं पड़ते। बिना कोई लक्षण दिखाए ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो जानलेवा खतरा बन जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये अदृश्य खतरा हम तक पहुंचता है। संक्रमण की ये पूरी चेन काफी डरावनी है। देखिए, होता क्या है कि संक्रमित चूहे अपने मूत्र, मल या लार के जरिए वायरस को वातावरण में छोड़ देते हैं। जब ये स्राव सूख जाते हैं तो वायरस के कण हवा में मिल जाते हैं, जिसे एरोसोलाइजेशन कहते हैं। और फिर इंसान अनजाने में सिर्फ सांस लेते हुए इन हवा में तैरते अदृश्य वायरल पार्टिकल्स को अपने फेफड़ों में खींच लेते हैं। जी हाँ, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी नहीं है, बस हवा के जरिए ये इन्फेक्शन चुपचाप शरीर में एंट्री कर लेता है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि शरीर के अंदर जाने के बाद ये वायरस आखिर करता क्या है। ज्योग्राफी के हिसाब से इसके दो अलग अलग मुख्य सिंड्रोम हैं। पहला है HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो ज्यादातर अमेरिका में पाया जाता है और ये सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों पर बहुत ही खतरनाक हमला करता है। और दूसरा है HFRS यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम, जो यूरोप और एशिया में ज्यादा कॉमन है। ये सीधा गुर्दों यानी किडनी को टारगेट करता है और अंदरूनी ब्लीडिंग का कारण बनता है। दोनों ही कंडीशन बेहद क्रिटिकल हैं, बस इनके टारगेट अलग अलग हैं। 36%, ये एक नंबर अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक वार्निंग है। ये HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम से जुड़ी मृत्यु दर है। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझे तो HPS से संक्रमित होने वाले लगभग 1/3 से ज्यादा लोग सरवाइव नहीं कर पाते। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। और सच तो ये है कि इसी बेहद हाई मोर्टेलिटी रेट की वजह से ही अमेरिका में फैले इन हालिया मामलों ने इंटरनेशनल लेवल पर इतनी दहशत और टेंशन पैदा कर दी है। इस हाई डेथ रेट को जानने के बाद जब हम इसके इलाज की रियलिटी देखते हैं तो बात और भी सीरियस हो जाती है। आमतौर पर राहत की बात यह है कि इंसान से इंसान में संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एंडीज वायरस इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है, जहां इंसान से इंसान में फैलाव कंफर्म हुआ है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि अभी तक इस वायरस को रोकने के लिए कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है और ना ही कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद है। मेडिकल मैनेजमेंट पूरी तरह से सिर्फ सपोर्टिव केयर पर टिका है, जहां डॉक्टर्स सिर्फ ऑक्सीजन लेवल और फ्लूइड्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि मरीज का अपना शरीर खुद इस वायरस से लड़ सके। अब अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस वायरस के निशान हमें 1978 तक पीछे ले जाते हैं, जब इसे पहली बार साउथ कोरिया में हंटान नदी के पास पहचाना गया था। उसी नदी के नाम पर इसे हंटा वायरस नाम मिला।
और अब 2026 में ये फिर से एक बहुत ही मेजर ग्लोबल हेल्थ अलर्ट के रूप में वापस आ गया है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे कुछ रोगजनक हमारे इकोसिस्टम में छुपे रहते हैं, सालों तक खामोश रहते हैं और फिर जैसे ही कंडीशन उनके फेवर में होती है वो एक बड़े खतरे के रूप में दोबारा लौट आते हैं। इस पूरे टॉपिक के बारे में एक और बात जो वाकई दिलचस्प है वो ये कि एडवांस्ड साइंस और हेल्थ स्टडीज में इसे किस तरह से देखा जा रहा है। स्क्रीन पर जो आप डॉक्यूमेंटेड सोर्स देख रहे हैं वो साफ बताता है कि हंता वायरस सिर्फ एक आम मेडिकल न्यूज़ नहीं है, बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत इसे एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट माना गया है। इसका मतलब है कि एडवांस्ड रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और इसे एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चैलेंज की तरह ट्रैक कर रहे हैं। अब अगर ग्लोबल पिक्चर से थोड़ा फोकस हटाकर हम भारत की तरफ देखें तो यहाँ भी हमें बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में खासकर चेन्नई और केरला में चूहों की आबादी के अंदर हंता वायरस एंटीबॉडीज के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वायरस का एक्सपोजर यहाँ पहले से ही है। ये तो अच्छी बात है कि अब तक भारत में कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारी जो मौजूदा निगरानी या ट्रैकिंग सिस्टम है वो काफी नहीं है। ऐसे इनविजिबल खतरों से निपटने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोएक्टिव सिस्टम की जरूरत है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन बीमारियों के फैलने और जलवायु परिवर्तन के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। मौसम का गर्म होना और ज्यादा नमी चूहों की आबादी बढ़ने और उनके हैबिटेट के फैलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बना रहे हैं। और जैसे जैसे चूहों का इलाका बढ़ रहा है उनका इंसानों से कांटेक्ट भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज ये खतरा सिर्फ दूर दराज के जंगलों या गांवों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि शहरों के बाहरी इलाकों यानी पेरी अर्बन एरियाज में भी रिस्क ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। इन सभी बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन फैक्टर्स को एक साथ समझने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क यूज करती है जिसे वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। ये एक ऐसा होलिस्टिक नजरिया है जो ये मानता है कि इंसानों की हेल्थ कोई अलग थलग चीज नहीं है। हमारी सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई वायरस जानवर से इंसान में जंप करता है, जिसे हम ज़ूनोटिक स्पिलओवर कहते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को समझने और रोकने के लिए इसी वन हेल्थ अप्रोच का होना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर हम इसे समराइज करें तो इन सब के पीछे असली विलन कौन है? पूरी दुनिया में जिस बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो जानवरों के प्राकृतिक घरों को तबाह कर रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि वाइल्ड लाइफ और इंसान इतिहास में पहले कभी इतने करीब नहीं थे जितने आज हैं। और सच कहूं तो यही वो भयानक एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से दुनिया भर में ज़ूनोटिक स्पिलओवर्स यानी जानवरों से इंसानों में बीमारियों के आने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं तो एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस तेजी से हम जंगलों को काट रहे हैं और हमारी धरती का मौसम बदल रहा है, तो ये बदलता हुआ पर्यावरण हमारे लिए अगला ग्लोबल ज़ूनोटिक स्पिलओवर कब और कहां तय करेगा? हंता वायरस का ये दोबारा लौटना तो बस एक वेकअप कॉल है। जानवरों, इंसानों और हमारे पर्यावरण के बीच का ये नाजुक बैलेंस अब एक क्रिटिकल पॉइंट पर है और हम इसे कैसे हैंडल करते हैं यही तय करेगा कि हम फ्यूचर के हेल्थ क्राइसिस से कितनी अच्छी तरह निपट पाएंगे। इस बारे में सोचिएगा जरूर।